हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ से चैप्टर नंबर 3 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2025 बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है और इससे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और 4x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 7। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे बेसिकली यही काम करते हैं कि x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड करके एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली टू वेरिएबल से हम वन वेरिएबल में चेंज करते हैं और वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर जो x की या y की वैल्यू आती है उसे किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू या x की वैल्यू मतलब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो करके दिखते हैं। तो हम पहले x की निकाल लेते हैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो 9 माइनस 3y, ठीक है ना। हम 3y को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो ये प्लस से माइनस साइन में चेंज हो गया। तो अब ये 2 मल्टीप्लाई x के साथ है तो हम इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y बाई 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 4 इंटू एक्स। एक्स क्या है हमारे पास 9 माइनस 3y बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू 7। तो यहाँ से ये 2 ये 4 कैंसल आउट हो गया और ये 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 9 से 18 माइनस 6y माइनस वाई इक्वल टू 7, ठीक है ना। 2 9 से 18 और 2 3 से 6, ये माइनस साइन के साथ और ये माइनस वाई पहले से था इक्वल टू 7। अब ये 6y माइनस में और माइनस वाई ये क्या हो जाएंगे माइनस 7y। 18 माइनस 7y इक्वल टू 7। अब हम 7 को इस साइड लेके आते हैं और y को इस साइड लेके आते हैं क्योंकि हमें y की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो 7 इधर लेके जाएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। तो 18 माइनस 7 कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू, और 7y माइनस से जब राइट हैंड साइड जाएगा तो 7y प्लस में बदल जाएगा। तो y कितना आ गया 11/7। अगर हमारे पास y आ गया है तो हम x की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। हम इस y को सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन किसी में भी डाल के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन में हम y की वैल्यू डालते हैं तो 2x प्लस 3 इंटू 11/7 इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2x प्लस 33/7 इक्वल टू 9 और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 9 माइनस 33/7। अब एलसीएम लेते हैं। 9 7 सा 63 माइनस में 33 इज इक्वल टू 30/7। ये कितना आ गया 2x और 2 को यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x की वैल्यू आ गई 15/7, ठीक है ना। ये x की वैल्यू आ गई और ये x और ये y, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। ये भी एक मेथड है जिससे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हमें दो वेरिएबल की इक्वेशन दी गई हो। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो बाय एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, मतलब किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, मतलब गायब करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सेम मतलब जैसे x है या y है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें सेम करना है। जैसे 3 है या 2 है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ भी 6 बना सकते हैं और यहाँ भी 6 बना सकते हैं। कैसे, अगर हम पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, और यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को 3 इंटू 6, ठीक है ना। और बाय फिर उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये इसमें से x कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल की एक इक्वेशन बचेगी। तो इसे हम करके देखते हैं। जैसे हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 3 6 x और यहाँ था 4,
तो 2 4 ज़ा 8 y इक्वल टू 20, ठीक है ना। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन चेंज हो जाएगी। 3 2 ज़ा 6x माइनस 3y इक्वल टू 3 5 ज़ा 15, ठीक है ना। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 और फिर 6x माइनस 3y इक्वल टू 15। अब इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं। अगर इसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ जो प्लस का साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं आपस में। तो ये +6 -6 कैंसल आउट हो गए, और यहाँ +8y प्लस 3y, क्योंकि ये माइनस साइन चेंज हो चुका है, माइनस माइनस प्लस, तो 8 3 कितना हो गया 11y इक्वल टू 20 में से 15 गए 5, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई 5/11। अब ये y की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 3x प्लस 4 इंटू 5/11 इक्वल टू 10। तो यहाँ से 3x प्लस 4 इंटू 5 20/11 इक्वल टू 10। 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 20/11। तो यहाँ से 11 इंटू 10 110। 3x इक्वल टू 110 माइनस 20/11। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 90/11, और 90 किससे जाएगा 3 3 से 9 30। तो x की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 30/11। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है ना। इस तरह एलिमिनेशन मेथड लगाना है। किसी भी एक वेरिएबल को हम एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है और उससे माइनस या प्लस करके उसे एलिमिनेट कर देना है। फिर उसके बाद सिंगल वेरिएबल में एक इक्वेशन आएगी, उसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उससे जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसे किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की मतलब वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे है, ठीक है ना। इस तरह हमने तीनों मेथड देख लिए एक साथ, और तीनों मेथड का रिवीजन भी हो गया हमारा। तो थर्ड हमारे पास है क्वेश्चन कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे हमारे पास इक्वेशन है 7x माइनस 3y इक्वल टू 4, और यहाँ है 5x प्लस 2y इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें एक इक्वेशन आनी चाहिए सबसे पहले। तो वो इक्वेशन लिखनी भी मतलब थोड़ा मुश्किल होती है, उसको एक बार समझ गए तो आपको आ जाएगी। इसमें हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में बता देता हूँ। जो डिटर्मिनेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। वो 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, मतलब 2 क्रॉस 2 मतलब जैसे यहाँ हमने A1 लिखा है, A2 लिखा, यहाँ लिखा है A3 A4, मतलब एक रो में 2 एलिमेंट है और एक कॉलम में, इसे रो कहते हैं। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल्स होती है उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो वर्टिकल कॉलम में और रो में दोनों में अगर 2 एलिमेंट हैं तो इसे 2 क्रॉस 2 कहेंगे। और इसी तरह अगर 3 एलिमेंट हैं, 3 इधर 3 इधर, तो उसे हम करेंगे 3 क्रॉस 3 और डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो अगर हमें इसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, A4 इंटू A1 माइनस में A3 इंटू A2 ये होती है इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की। तो हमें इसी का यूज़ करना है यहाँ 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट का। सबसे पहले अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम करेंगे x बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। डिटर्मिनेंट अब किसका लेना है, देखो ध्यान से। अब हमें क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है इसे हमें छुपा लेना है, ठीक है ना। अब इसकी जगह हम ये जो कांस्टेंट टर्म्स है, ये 4/9 मतलब 4 और 9, हमें उसको यहाँ पुट करना है, मतलब x के कोफिशिएंट की जगह, ठीक है ना। समझ में है? मतलब पहले इसको मतलब हाइड कर लेना है। हाइड करने के बाद अभी जो ये है 4 और 9, इसको हमें x ऊपर वाले x की जगह और नीचे वाले x की जगह रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले 4 9, ठीक है ना। हम अगर x फाइंड कर रहे हैं तो, और फिर उसके बाद ये y के कोफिशिएंट को एज इट इज ऐसे लिख देना है 3 -3 और 2 इक्वल टू। अब y की बारी है तो हम y के कोफिशिएंट को हाइड कर लेंगे, और फिर उसके बाद x के कोफिशिएंट को एज इट इज लिख देंगे और कांस्टेंट ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, इसको हाइड करके।
तो ये देखो एक बन रहा है ना डिटरमिनेंट टाइप का, 1 2 मतलब 1 2 4, इधर हमने हाइड किया तो ये कांस्टेंट इधर रखेंगे तो एक हमारा -3 2 और 4 और 9 ये इधर डिटरमिनेंट बन रहा है, ठीक है ना। अब एक लास्ट में कांस्टेंट का डिटरमिनेंट होगा 1 बाय अब हम इसे हाइड कर लेंगे कांस्टेंट को, और जो ये वैल्यू लिखी है उसे हम पुट कर देंगे डिटरमिनेंट में, मतलब 7 और 5 -3 और 2। अब सिंपली हमें अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये, इस चीज़ को हम भूल जाएंगे कि इधर कुछ है, तो हम सीधा सीधा x बाय डिटर्मिनेंट ऑफ 4 बाय मतलब 4 9 -3 और 2 इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ 7 5 -3 और 2, ठीक है ना। हम सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे x को हाइड कर लेना है और इन दोनों को सॉल्व कर लेना है आपस में, ठीक है ना। तो सीधा हम सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 -3 9 और 2, ठीक है ना। और यहाँ डिवाइड करेंगे इसको, मतलब मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इसका मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर ऊपर, तो ये पूरा ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7 5 -3 और 2, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 2 8, देखो 4 इंटू 2 माइनस में -3 इंटू 9 -3 इंटू 9, ठीक है ना, अपॉन में 7 इंटू 2 14 माइनस में -3 इंटू 5, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 27 अपॉन 14 प्लस 15, ठीक है ना। 3 5 से 15 माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ ऐसे, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और 27 कितने हो जाएंगे 35 अपॉन ये कितना हो जाएगा 29, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है ना। अब इसी तरह हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए दूसरे पेज में देखते हैं, ठीक है ना। तो y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो y को हम कर सकते हैं y बाय 7 5 4 9, ठीक है ना, इक्वल टू 1 बाय 7 5 -3 और 2 का डिटर्मिनेंट। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने सीधा सीधा ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है और इसको हमने हाइड कर लिया है, ठीक है ना। तो हम करते हैं सॉल्व। इट्स इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसे 7 5 4 9, ठीक है ना, अपॉन 7 5 -3 2, ठीक है ना। अब हम करते हैं सीधे सीधे सॉल्व। तो सबसे पहले जैसे हमने किया था 9 इंटू 7 63 माइनस 5 4 ज़ा 20 अपॉन 7 2 ज़ा 14 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 3 ज़ा 15, तो ये 63 माइनस 20 43 अपॉन 14 और ये 15 29, ठीक है ना। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 43, सॉरी पेन खत्म कर, मैं पेन चेंज करता हूँ, y इज इक्वल टू 43 अपॉन 29, ठीक है ना। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 35/29 और y की वैल्यू आई है हमारे पास 43/29, ठीक है ना। तो ये हमारे पास था थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं क्वेश्चन में, मतलब बोर्ड्स में, तो इसे जरूर प्रैक्टिस करके जाना। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 50, मतलब उसके मतलब पापा और उसके बेटे दोनों की एज को हम ऐड करते हैं तो 50 ईयर्स आता है। मतलब द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50। लेट, मान लेते हैं सन की एज कितनी है, सन एज है x ईयर्स, ठीक है ना। और फादर की एज मान लेते हैं y ईयर्स, ठीक है ना। और हमें दिया हुआ है और x और y मतलब कि दोनों की एज को अगर सम करते हैं तो 50 ईयर्स आता है, x प्लस वाई इक्वल टू 50।
अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं। 5 years ago मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब x की एज कितनी होगी, x माइनस 5, मतलब उसके बेटे की एज कितनी होगी, x माइनस 5। मतलब अगर आज तुम अगर 20 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के होंगे, 15, मतलब 20 माइनस 5। इसी तरह इसकी एज कितनी होगी, x माइनस 5, ये होगी मतलब सन की एज। और फादर की कितनी होगी, y माइनस 5। दोनों 5 साल पहले, पाँच 5 साल कम हो जाएंगे अपनी एज से। तो उसने कहा है द फादर एज वॉज 3 times द एज ऑफ हिज सन, मतलब जो फादर की एज थी वो सन की एज से 3 times थी, मतलब सन की एज का 3 times इज इक्वल टू फादर की एज का, मतलब फादर की एज, मतलब ये फादर की एज है वो सन की एज से 3 times थी। मतलब अगर सन 15 साल का था तो उसके फादर 45 ईयर्स के थे, ठीक है ना। तो हमें ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स और वाई मतलब फादर की एज और उसके सन की एज दोनों को फाइंड करना है, फाइंड देयर पेरेंट्स एज, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन तो सिंपल है, निकल गई। और हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 15, 3x माइनस 15 इक्वल टू वाई माइनस 5, ठीक है ना। तो यहाँ से हम 3x माइनस वाई इक्वल टू, मतलब इसको इधर लेके आए और 15 को उधर लेके गए तो ये कितना गया 10। 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो हम दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसका भी कॉफिशिएंट -1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ सकते हैं। अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो 50 प्लस 10 60 इक्वल टू, ये इक्वेशन कट जाएगी क्योंकि प्लस वाई माइनस वाई कट जाएंगे आपस में, और x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, ठीक है ना। तो 4 इंटू मतलब 15 इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो मतलब बच्चे की एज 15 है और पेरेंट की एज कितनी होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 50 हमें इक्वेशन दी है, उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की एज हमें निकल जाएगी। तो y माइनस करेंगे तो y इक्वल टू 35। तो इसका मतलब पेरेंट की एज 35 है और सन की एज कितना है 15 ईयर्स। तो ये था हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन। तो हम दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे है। ये है मनी और कॉइन्स, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन रेट 2 एंड रेट 5, मतलब 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का। मतलब दो तरीके का हमारे पास एक बैग है, इसमें दो तरीके के सिक्के हैं। एक तो जो 2 रुपये के सिक्के हैं इसे मान लेते हैं एक्स, मतलब अभी नहीं बाद में मानते हैं। और एक है 5 रुपीज़ के सिक्के हैं, दो तरीके के सिक्के हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल, मतलब 2 रुपये के सिक्के मान लेते हैं एक्स होंगे। लेट नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, 2 रुपीज़ इज इक्वल टू एक्स, और लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ इज इक्वल टू वाई, वाई। मतलब 2 रुपये के एक्स सिक्के हैं और 5 रुपये के वाई सिक्के हैं, मान लेते हैं एक्स और वाई इनके नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो हमें पता है दोनों सिक्कों को ऐड करेंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल कितने हैं 50, मतलब एक्स प्लस वाई कितना है 50 कॉइन्स हैं अपने पास। अब हमें दिया हुआ है एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग इज 200, मतलब मनी कितना है, मतलब मान लेते हैं जैसे अपने पास 2 रुपये के 3 सिक्के हैं और 5 रुपये के 4 सिक्के हैं। 2 रुपये के 3 सिक्के मतलब 2 3 ज़ा 6 रुपीज़ हो गए, ठीक है ना। और 5 रुपीज़ के 4 सिक्के मतलब 5 4 ज़ा 20, मतलब 20, और टोटल कितना होंगे, इनको ऐड करने पे 26 रुपीज़ होंगे। तो इसी तरह हम नंबर ऑफ कॉइन एक्स के इतने हैं, मतलब 2 के कितने हैं एक्स, तो कितने रुपीज़ होंगे 2x, प्लस 5 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं वाई, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 5y, और दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है 200 के। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड से करें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन तो ये एक्स को मतलब वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, तो इसे हम एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यह हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 100।
तो इसे हम लिख लेते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 100। अब इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये इक्वेशन, ये भी माइनस, ये भी माइनस, साइन चेंज हो गई, ये कट गया और ये कितना आ गया 3y, ये कितना आ गया 100। तो y इक्वल टू 100/3, 100/3। कुछ अलग आ रहा है क्वेश्चन, 2x प्लस 2y इक्वल टू 100 और ये हमने माइनस किया x प्लस वाई। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि 100/3 कॉइन्स कैसे हो सकते हैं, तो इसको हम अप्रॉक्स मान लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती होगी शायद, तो ऐसे ही मतलब क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो वैल्यू दी गई है शायद गलत होगी। तो हम y की वैल्यू आ गई है तो हम इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x प्लस 100/3 इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 100/3, तो आ जाएगा 150 माइनस 100, यह आ जाएगा 50/3, x इज इक्वल टू 50/3, ठीक है ना। तो ये हमारे पास x कॉइन्स आ गए, ये y कॉइन्स आ गए, और x प्लस y दोनों अगर ऐड करते हैं हम तो 50/3 प्लस 100/3, ये कितना आ गया 150/3, ये आ गया 50। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, मतलब दोनों कॉइन्स को ऐड करते हैं तो 50 कॉइन्स आने चाहिए, तो 50 आ रहे हैं। तो मतलब वैल्यू लेने में मतलब क्वेश्चन ने गलती कर दी है थोड़ा सा, तो पर इसका मतलब मेथड ही ऐसा ही है, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन, अ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, अ नो सोल्यूशन, ठीक है ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन दी है 3x माइनस ky इक्वल टू 2 एंड k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3, ये दोनों इक्वेशन दिए हैं। तो हमें फाइंड करना है k की वैल्यू ऐसे क्या रहेगी कि पहले पार्ट में यूनिक सोल्यूशन आना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब x की एक वैल्यू आए, y की एक वैल्यू आए। मतलब अगर ग्राफिकल मेथड से देखें तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करने चाहिए, मतलब एक पॉइंट पे कट करने चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मेथड होता है कि जो इसके कोफिशिएंट का रेशियो होना चाहिए, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये सीधा सीधा याद रखना होता है हमें, ठीक है ना। अगर ये इक्वेशन दी है, इसे हम a1 मानते हैं, इसे मतलब a2 मानते हैं, और इसे b1 इसे b2, तो इनका दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं 3/k-1 मतलब a1/a2 इक्वल टू b1 कितना है माइनस के अपॉन b2 कितना है 2, y के कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो इससे ये इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू माइनस के इंटू के माइनस 1, तो 6 इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर प्लस ये नॉट इक्वल टू है प्लस के, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिससे दो वैल्यू आ सकती हैं अपनी, के स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने सीधा इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं पहले, या तो सॉल्व करते हैं इसे के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, फिर भी नहीं सॉल्व होगा ये। इसे हम इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 4ac, इसके नेचर ऑफ रूट्स पता लग जाएंगे हमें। तो p कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 6, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 6 24, तो ये आ जाएगा -23। तो हमें पता है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है, और हमें पता है अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होते हैं तो इसके रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, मतलब इसके हमेशा क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट मतलब सेकंड पार्ट करते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होने चाहिए। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या है, वो ग्राफ जो होना चाहिए वो पैरेलल होने चाहिए आपस में, ऐसे। सॉरी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का मतलब है एक लाइन दूसरे ऊपर मतलब लाइन के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए,
मतलब सेम लाइन कह सकते हैं अपन। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2x + 3y = 2, एक इक्वेशन ये है, और इसी को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 4x + 6y = 4। ठीक है ना। ये इक्वेशन देखने में अलग लग रही हैं क्योंकि इसकी वैल्यूज अलग हैं, पर अगर हम इसे टू कॉमन ले लेते हैं तो सेम इक्वेशन यही आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, आपस में ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो इसका कंडीशन क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है ना, ये बराबर होना चाहिए पूरा। तो a1 क्या है अपने पास 3, a2 कितना है k-1 = -k/2 2/3। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -k/2 = 2/3। तो यहाँ से -k = 2 2 ज़ा 4/3। तो k कितना होना चाहिए हमारे पास, -4/3। अगर k -4/3 होगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि है नो सोल्यूशन। मतलब नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली हम देखें तो एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के एग्जैक्ट पैरेलल होगी, मतलब ये कभी भी इनफाइनाइट पे टच करेगी आपस में। ठीक है ना, कोई भी पैरेलल लाइंस हमेशा इनफाइनाइट को टच करती हैं, ये हमेशा याद रखना। और अगर ये पैरेलल लाइंस आपस में टच नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब इसका क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन मतलब क्या होता है, जहाँ दो लाइंस आपस में कट करें उसी को हम सोल्यूशन कहते हैं, किसी भी मतलब 2 वेरिएबल इक्वेशन को। तो हमारे पास अगर नो सोल्यूशन चाहिए हमें, तो ये हमेशा पैरेलल होने चाहिए। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या होनी चाहिए, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना, c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये c1/c2 भी बराबर हो गया तो ये तो पैरेलल का केस हो जाएगा, मतलब पैरेलल नहीं, मतलब ओवरलैप का केस हो जाएगा। अगर ये दोनों ओवरलैप हो गई तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा अपने पास। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। a1/a2 कितना हो जाएगा, 3/k - 1 = -k/2 = 2/3। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू, तो k = -4/3 जैसे पिछली बार आया था, पर यहाँ इज नॉट इक्वल टू आएगा। मतलब k अगर -4/3 हो गया तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, जैसे हमने पिछली बार देखा था, ये हो जाएगी ओवरलैप वाला, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। पर ये -4/3 नहीं होगा तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल इक्वेशन बन जाएंगी और इसके मतलब नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन हो गई, थर्ड था हमारा थर्ड पार्ट। अब करते हैं हम 7th क्वेश्चन, जो कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, स्पीड एंड डिस्टेंस टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ए बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रेवल 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 4 आवर्स टू रिटर्न अप स्ट्रीम। ठीक है ना, तो मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं अपन। अगर ये कोई रिवर है, अगर रिवर मान लेते हैं राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और जो बोट है अपने पास वो भी राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी आपस में ऐड हो जाएंगी। मतलब ये क्या होगा कि जैसे अपन साइकिल चलाते हैं कभी कभी, तो अगर विंड अपन को सपोर्ट कब करती है, जब विंड की स्पीड और हमारी साइकिल की स्पीड आपस में क्या हो, मतलब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हो। ठीक है ना, हम अगर ऐसे साइकिल चला रहे हैं तो विंड अगर हमें पीछे से धक्का देती है, मतलब हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो सेम होता है, तभी हमें सपोर्ट मिलता है। तो हमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है और हम कम टाइम में अपना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर ये रिवर है, तो अगर रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, और हमारी बोट भी राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें कम एनर्जी लगेगी और हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं कम टाइम में। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब इसी का अपोजिट, रिवर जा रही है राइट डायरेक्शन में, हम चाहते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में जाना। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में और विंड चल रही है राइट डायरेक्शन में, तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जिससे सेम स्पीड पाने के लिए हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर डिस्टेंस वही कवर करना है, क्योंकि हमारी स्पीड कम हो सकती है। तो ये होता है अपस्ट्रीम। ठीक है ना,
तो ये क्वेश्चन है, ए बोट टेक्स 2 आवर टू ट्रेवल 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है स्टार्ट और यहाँ एंड है, ये है 20 किलोमीटर्स। 20 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम मतलब ये मान लेते हैं स्पीड ऑफ रिवर इक्वल टू x मान लेते हैं, और स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू y मान लेते हैं। तो स्पीड ऑफ रिवर है x किलोमीटर पर आवर, और ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है ना। तो ये x की स्पीड से राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है रिवर, और जो बोट है हमारी वो y स्पीड से सेम डायरेक्शन में मतलब चल रही है। तो हमें कितना टाइम लगेगा, टोटल स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, मतलब ये स्पीड और ये स्पीड आपस में ऐड हो जाएंगी, तो स्पीड क्या हो जाएगा अपने पास, और अपने को फॉर्मूला पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। ये फिजिक्स से फॉर्मूला आता है, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस पता है 20 किलोमीटर, तो स्पीड हमें पता है, स्पीड क्या होगा x और y का एडिशन, क्योंकि ये है डाउन स्ट्रीम, समझ में आया ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 20 अपॉन टाइम कितना लगा 2 आवर्स, ठीक है ना, 2 आवर्स। यहाँ से ये इक्वेशन बनती है, तो 2 से कैंसिल आउट हुआ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन दी है डाउन स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड ऑफ रिवर जो है x किलोमीटर पर आवर, वो है राइट साइड में, और जो स्पीड ऑफ बोट है मतलब वो जाना चाहती है इस साइड लेफ्ट साइड, तो उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। स्पीड सेम है, ठीक है ना, पर मतलब स्पीड अलग अलग हो सकती है, और उससे टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं, 4 आवर, और डिस्टेंस सेम है 20 किलोमीटर कवर करने में, 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम कर सकते हैं स्पीड y की, क्योंकि आगे जा रहा है इसका मतलब ये स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर तुम हवा को काटते हुए आगे जा रहे हो तो मतलब मानते हैं स्लो जा रहे होगे, पर विंड के स्पीड से तो ज़्यादा ही होगी ना, तभी तो तुम आगे जा पा रहे हो, नहीं तुम आगे जा ही नहीं पाते, विंड तुम्हें पीछे तक का दे देती। तो हम यहाँ इसी तरह रिवर की स्पीड से तुम्हारी स्पीड बोट की स्पीड तो ज़्यादा ही होगी ना, तभी तुम आगे जा पा रहे हो। तो हम y को ज़्यादा मानते हैं और x को कम मानते हैं, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का माइनस हो जाएगा, तो स्पीड हो जाएगी y माइनस एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू डिस्टेंस 20 सेम और टाइम 4 आवर लग रहा है, तो 4 5 10, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इसे लिख लेते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये सेम साइन रहेगा, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, और ये प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 2y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी y की स्पीड। y क्या हमने माना था, स्पीड ऑफ बोट, और स्पीड ऑफ अगर हमें रिवर निकालनी है तो यहाँ से हम माइनस एक्स प्लस 7.5 इक्वल टू 5, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 7.5 माइनस मतलब प्लस 5, तो ये आ जाएगा माइनस सॉरी इधर लिखता हूँ, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2.5, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2.5 आ गया। तो स्पीड ऑफ मतलब यहाँ लिख देते हैं सीधा सीधा, स्पीड ऑफ रिवर कितना आ गया 2.5 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा था मतलब स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं एक ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन and find the point of intersection, also determine the lines are consistent or inconsistent। पहले consistent बता देता हूँ और inconsistent। consistent मतलब क्या होता है कि हमें कोई वैल्यू मिल रही है, मतलब उसका आंसर मिल रहा है, आंसर मिलने का मतलब है ग्राफ कहीं ना कहीं कट कर रहा है इक्वेशन ऐसे, या तो ओवरलैप वाला कंडीशन, या तो ओवरलैप होगा या तो एक जगह कट करेगा। इन दो कंडीशन में हमको x और y की वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है ना।
और एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलती, जो कि होता है वो मतलब कि क्या कहते हैं, पैरेलल वाली कंडीशन, जिसमें एक लाइन और दूसरी लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, जिसकी वजह से वो इनका कोई मतलब आंसर नहीं मिलता, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलती हमें, ठीक है ना। तो हम चेक कर लेते हैं पहले। हमारे पास इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। थियोरेटिकल मेथड से हम चेक कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड से भी चेक कर लेंगे। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। हम देखते हैं अगर किसी भी इक्वेशन को, मतलब ये इक्वेशन या ये इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो आपस में मतलब एग्जैक्ट बराबर होती हैं कि नहीं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को भी किसी भी मतलब कि नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन आपस में कभी बराबर नहीं होंगी, जिसकी वजह से ये पैरेलल लाइन तो नहीं होगा, मतलब इसकी यूनिक वैल्यू या तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन आ सकते हैं। यहाँ से चेक कर सकते हैं हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना हो गया -1/1 मतलब -1, और इक्वल टू 2/8 मतलब 1/4। मतलब ना तो ये आपस में इक्वल है ना तो ये आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये ग्राफ एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, क्रॉस बनना चाहिए, तो इसकी वैल्यू यूनिक आनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल हम पहले मतलब एलिमिनेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, फिर ग्राफिकल मेथड से देखते हैं, ठीक है ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो हम इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो आपस में कैंसिल आउट, ये होगा 3x इक्वल टू 8 9 10। x की वैल्यू आ गई 10/3 और y की वैल्यू आ जाएगी 10/3 को हम अगर पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो 10/3 माइनस वाई प्लस 2, तो y इक्वल टू 10/3 माइनस 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको अभी तक सॉल्व करते करते आपको। तो y की वैल्यू 4/3 आनी चाहिए और x की वैल्यू 10/3 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ऐसी रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ऐसे ग्राफ से, ठीक है ना। तो हमारे पास है इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। क्या करते हैं पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, x पर क्या होगा y पर क्या होगा। पहली फर्स्ट इक्वेशन के निकाल लेता हूँ मैं x और y की। अगर हमारा x 0 रहता है, x 0 तो y कितना होगा -2। अगर y 0 करते हैं, y 0 करते हैं तो x कितना होगा 2, ठीक है ना, क्योंकि y को अगर 0 रख दिया तो x कितना आ गया 2 के बराबर। अगर x को 0 रख दिया तो y कितना आ गया -2 के बराबर, ठीक है ना, सिंपल। और हमें सिर्फ 2 पॉइंट की ज़रूरत रहती है किसी भी लाइन को बनाने के लिए, ठीक है ना। मतलब एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है तो हम ऐसे बना सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है तो ऐसे बना सकते हैं, पर एक पॉइंट से हम कभी भी नहीं बना सकते। और 3 पॉइंट से भी सेम ही लाइन बनेगी, 1 2 3 ऐसे, क्योंकि लाइन पे जो पॉइंट होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, ठीक है ना। और अब दूसरे इक्वेशन के लिए हम बना सकते हैं टेबल। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x और y का। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y कितना आएगा 8, और अगर y को 0 रखते हैं तो x कितना आएगा 4। y को 0 रखा तो x कितना आएगा 4। तो हम इक्वेशन बनाते हैं यहाँ 0, मैक्सिमम 8 तक गया यहाँ y की वैल्यू, और x की वैल्यू यहाँ -2 भी गया है, तो ऐसे बना लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ठीक है ना। और यहाँ पर करेंगे तो -1 -2, ये -3 और ये -4, ठीक है ना। तो पहली हम लाइन बनाते हैं x 0 y कितना -2, ये रहा एक पॉइंट, ठीक है ना। x यहाँ पर 0 है, अरे सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, x 0 y -2, ठीक है ना। अब समझ में मैंने क्या किया, पहले ये ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद इसमें एक पॉइंट लोकेट किया जो कि ये वाला है, x 0 है
और y कितना है -2, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, y को 2 मतलब y को 0 रखते हैं और x 2 है, तो y 0 है इस लाइन पे और 2 कितना है यहाँ पर है। तो हम एक लाइन बना सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। ये रही हमारे पास एक लाइन, ठीक है ना। अब हम दूसरी लाइन बनाते हैं, x 0 है y 8 है, x 0 y 8, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। और यहाँ पर है y 0 है x 4 है, 13 पॉइंट। तो हम इक्वेशन इन दोनों पॉइंट को ऐड करके बना सकते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ पर, ये और ये, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, y कितना आया था 1 पॉइंट समथिंग, तो ये यहाँ होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। अगर हमारे पास ग्राफ होता तो उससे प्रॉपर मतलब निकल जाता, पर हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो इसलिए मैंने रफ डायग्राम बनाया। तो उसको ऐसे बना सकते हैं, मैंने आपको मेथड बता दिया है, आप इसको ग्राफ पे बना सकते हैं। और एग्जैक्ट यही 10.3 x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू 4/3 आएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन। मतलब इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं और ये जो सीरीज चलेगी इसमें मैं सारे चैप्टर लेने वाला हूँ, सबके टॉप मतलब 10 या 15, जितने भी 15 क्वेश्चन जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उतने कराऊंगा, और सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं वर्क प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें कोई काम एक दिन में कितना करता है, ऐसे वाले क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, 2 persons A and B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, मतलब एक काम को एक आदमी मतलब ए और बी, ए 10 दिन में करता है उसी काम को पूरा कंप्लीट अकेले, और बी उसी को 15 दिन में काम करता है पूरे काम को, ठीक है ना। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डे एंड 15 डे रिस्पेक्टिवली, मतलब ए कर सकता है 10 दिन में उसी काम को और बी कर सकता है 15 दिन में अकेले। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना चालू कर दिया, पर बट ए लीव्स दी वर्क आफ्टर 2 डेज। एक क्या करता है, ए करता है मतलब सॉरी क्वेश्चन में क्या था, बट आफ्टर 2 डेज बी हैड टू लीव एंड ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, मतलब सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। दे स्टार्ट डूइंग दी वर्क टुगेदर, मतलब उन्होंने पहले साथ काम करना चालू किया, फिर उसके बाद क्या होता है 2 दिन बाद जो बी होता है वो बी आधे काम को मतलब बीच से ही छोड़ के चला जाता है, और अब ए को अकेले उस काम को करना है। तो अब पूछ रहा है द टोटल टाइम टेकन फॉर द वर्क टू बी कम्प्लीटेड वॉज, मतलब टोटल टाइम कितना लगा पूरे काम को कंप्लीट करने में। और मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली, मतलब ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है एक पीस ऑफ वर्क को, और बी क्या कर सकता है 10 दिन में उसी काम को। तो दे स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर, उन्होंने वो काम एक साथ करना चालू किया, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ए कैन डू वर्क इन 15 days and B can do same work in 10 days। अब हम वर्क को मान लेते हैं यूनिटी मतलब 1, मतलब ये पूरा पूरा काम क्या है 1 के बराबर है। जैसे क्या होता है 100% होता है ना, 100% पर सेंट, पर और सेंट मतलब क्या होता है, सेंट मतलब होता है 100 के मुकाबले में आपने कितना काम किया, या 100 के मुकाबले को कितना है। जैसे 100 रुपये मतलब आपको 500 में से 400 नंबर आए, तो 100 के हिसाब से वो कितना मतलब नंबर है, हमको 100 के हिसाब से कितना मिला। 500 में से तो 400 मिला, पर 100 में से हमको देखना है कितना मिला। तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 5 8 सा 40, तो ये आ गया 80, मतलब हमको 80% नंबर आया, ठीक है ना, मतलब 80 नंबर हमको 100 में से आए। तो इस हिसाब से हम एक मान लेते हैं हमको वो पूरा काम क्या है 100 की जगह 1 मान लेते हैं। तो अब ए मतलब 15 दिन में वो काम पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो वो पूरा काम मतलब वो काम एक दिन में कितना करता होगा। मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ कि वो पूरा काम है मान लेते हैं इतना बड़ा, उसको हम 1 मान लिए।
अगर वो आदमी 15 दिन में ये पूरा कंप्लीट कर लेता है, 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, 15 डेज कर लेता है ये पूरा काम, 1 कर लेता है, तो वो एक दिन में कितना करेगा, मतलब 1 डे में कितना करेगा। यूनिटरी मेथड से सिंपली करेंगे हम 1/15 वर्क करेंगे, मतलब एक 1/15 ऑफ उसका जो वर्क होगा उसका 1/15 ऑफ हिस्सा कर पाएगा। ठीक है ना। जैसे हमारे पास सर्कल है, अगर हम इसे 4 टुकड़ों में बांट देते हैं तो हमारे पास कहते हैं कि ये जो एक हिस्सा है, इतना वर्क, मतलब इतना, ये कितना है, इस पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, तो 1/4 करेंगे। 1/4 कैसे है, टोटल वर्क कितना है 1, मतलब टोटल हिस्सा कितना है 1, उसका हम, मतलब टोटल कितना है 4, उसका हम कितना पार्ट कर पाए 1, मतलब ये ऐसे। तो हमने यहाँ क्या माना है, टोटल वर्क है 1 और उसका हम सिर्फ 1/15 काम कर पाए, मतलब 15 हिस्से हैं, उसका हम सिर्फ एक पार्ट ही कर पाए हैं। ठीक है ना। 2 मिनट इसके, जो वो बीच में लाइट चली गई थी, तो हम कहाँ पर थे, मतलब एक काम को ए कितने दिन में मतलब कर सकता है, मतलब एक दिन में वो काम कितना कर सकता है ए एक दिन में 1/15 ऑफ वर्क कर सकता है। तो ए कैन डू द 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/15। ठीक है ना, 1/15 पार्ट ऑफ वर्क कर सकता है एक दिन में। तो बी कितना कर सकता है, सेम मेथड से 1/10 उसी काम का। अब उसने कहा है ए और बी दोनों सेम मिलकर 2 दिन काम करते हैं। ठीक है ना, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ, कितना आ जाएगा 15 नहीं 30, और ये आ जाएगा 15 2 से 30 और 3, ये आ जाएगा 5/30, मतलब 1/6। दोनों मिलकर 1/6 ऑफ वर्क कर सकते हैं एक दिन में। ठीक है ना। अब कहा है दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो कितना काम किया होगा उन्होंने, किया होगा 1/6 इंटू 2, मतलब 2 दिन में उन्होंने 1/3 हिस्सा उन्होंने कर लिया और 1/3 हिस्सा बचा हुआ। ठीक है ना। तो अब बाकी, सिर्फ अब बाकी काम पूरा ए को करना है, तो ए अकेले 1/15, मतलब 1/15 वर्क, मतलब 15 डे में वो पूरा काम कर सकता था, पर 1 डे में कितना काम करता है 1/15। अब बाकी बचे हुए इस पूरे वर्क को, मतलब 1/3 वर्क को उसे अकेले करना है, तो वो 15 डे में अगर पूरा कर पाता था वो, तो 1/3 काम को करने में वो कितना टाइम लगेगा, सॉरी 2/3, क्योंकि उसके पास कितने 1/3 काम खत्म कर लिया उसने, तो कितना बचा होगा 1 माइनस में 1/3, मतलब 2/3 काम बचा होगा। तो 15 इंटू 2/3 कितना आ जाएगा 10, मतलब 10 डेज वो लगाएगा उस 2/3 काम को करने के लिए, और 2 दिन उन्होंने साथ में किया था, तो 10 + 2 टोटल कितना आ जाएगा 12 डेज। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन, मतलब आंसर इसका। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है चेक द नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब नेचर हमें फाइंड करना है कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और क्या है। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 10। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारे पास क्या है, अगर हम 2 पूरी कॉमन लेते हैं इसमें से, तो ये आ जाएगा 2x + 3y = 5। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये आपस में क्या है, सेम है। अगर सेम इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपस में ओवरलैप करेंगी, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब ये होता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये होगा 11th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम है द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स, मतलब लोगों, मतलब 2 लोग हैं हमारे पास, x और y मान लेते हैं। उनकी जो मंथली इनकम है, मतलब x की मंथली इनकम, मतलब मंथली इनकम x मान लेते हैं ए की,
और बी की मंथली इनकम वाई मान लेते हैं। उन दोनों का रेशो 9:7 दिया हुआ है। और एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च कितना दिया हो उसका रेशो 4:3। तो हमें फाइंड करना है। और इफ बोथ ऑफ देम सेव 2000 पर मंथ, और वो 2000 रुपये हर महीने बचाते हैं, तो हमें फाइंड करना है मंथली इनकम उनकी कितनी होगी। तो हमारे पास लेट कर लेते हैं, लेट द मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इक्वल टू एक्स, और सेकेंड पर्सन का वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। ये एक्स और ये वाई मान लेते हैं। तो उन्होंने दिया हुआ है इन दोनों का रेशो इक्वल टू 9:7, ठीक है ना। और दूसरे इक्वेशन में हमें दिया हुआ है द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 एंड द बोथ ऑफ देम सेव 2000 पर मंथ। अगर हम देखें, अगर हम 2000 रुपये, मतलब अगर हम 10,000 रुपये महीने कमा रहे हैं और हमारा खर्च है 4000, तो हम बचा कितना रहे होंगे? 10,000 माइनस 4000 इज इक्वल टू 6000। मतलब हमारा टोटल मंथ का इनकम और माइनस में हमारे खर्च, वो हमारा क्या होगा? हमारे सेविंग्स के बराबर होगा। तो हमारे पास कितना हुआ है? उसका मंथली इनकम एक्स है पहले वाले का, और उसका एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितना है, उसका खर्च हम मान लेते हैं, खर्च मान लेते हैं हम, सॉरी खर्च नहीं, सॉरी मान लेते हैं हम टोटल इनकम एक्स की, मतलब ए की एक्स है, और उसकी सेविंग्स कितनी है 2000, तो उसका खर्च कितना होगा? एक्स माइनस 2000, मतलब 2000। मतलब मैं ठीक से समझाता हूँ। मतलब ए मान लो 10,000 रुपये कमाता है और 4,000 या 8,000 खर्च कर देता है, तो उसके पास कितना बच रहा होगा? 2,000। इसका मतलब क्या है? अगर हम 10,000 में से 2,000 घटा देते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर मतलब खर्च आ जाएगा। तो यही काम मैंने किया है। अगर एक्स उसकी पूरी मंथली इनकम है, उसमें से हम उसकी सेविंग्स घटा देते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और इसी तरह वाई का हम निकालते हैं, तो वाई माइनस में 2,000, ये इन दोनों का खर्च का रेशो आ जाता है। और इसका रेशो कितना दिया है हमें? 4/3, ठीक है ना। सिंपली मैं ये कहना चाहता था। आप क्या कर सकते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3x माइनस 3 2 6,000 और प्लस 4y, मतलब इक्वल टू 4y माइनस 8,000। ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस में 2000, ठीक है ना। बस मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो और यहाँ से हम देख सकते हैं 7x इक्वल टू 9y, या x इज इक्वल टू 9y/7। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाते हैं। x की जगह हम 9y/7 रख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 9y/7 माइनस में 4y इक्वल टू माइनस 2000। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। 27y/7 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2000। यहाँ सॉल्व करते हैं हम। तो एलसीएम लिया, 7 4 ज़ा 28 माइनस 27 माइनस y/7 इक्वल टू माइनस 2000। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 7 2 ज़ा 14, मतलब 14,000 y की इनकम है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? अगर y 14,000 है तो यहाँ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x बाय 14,000 इक्वल टू 9/7, 7 2 ज़ा 14, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 2 18,000। मतलब x की इनकम 18,000 है, मतलब पहले पर्सन की 18,000 इनकम है मंथली, और y की, सॉरी b की कितनी है मंथली इनकम? 14,000, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, a chemist has a solution 20% acid and another of 50% acid, ठीक है ना। तो how much of each should he mix to get 30 liters of 40% acid solution। मतलब हमारे पास एक A सोल्यूशन है, एक B सोल्यूशन है,
इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सी सोल्यूशन बनाया, ठीक है ना। और इसमें एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 20%, और इसमें एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 50%, और इसको जो मिला के बनाया हमने वो 40% सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ए कितना है x लीटर है, बी कितना है y लीटर है, और टोटल कितना लीटर बनता है 30 लीटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 30 लीटर्स। पर ये 20% और 50% और ये 40% का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर 100 ग्राम हमने 100 लीटर हमने क्या कहते हैं एसिड लिया, तो उसमें से 20 लीटर प्योर एसिड होगा, मतलब HCl है, तो उसमें 20 लीटर प्योर HCl होगा, और बाकी बचा 80 लीटर वो पूरा वाटर होगा, ठीक है ना। वाटर सोल्यूशन किसका बनता है? वाटर प्लस में एसिड, ठीक है ना। तो 80 लीटर पूरा पानी होगा और 20 लीटर पूरा एसिड होगा, रियल एसिड। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एसिड सोल्यूशन मतलब एसिड का एक बैलेंस बनाते हैं। मतलब एक्स में अगर 20% पानी है, सॉरी 20% एसिड है, तो इसका मतलब क्या है, 20% का मतलब क्या होता है 20/100 इक्वल टू 2 पॉइंट मतलब 0.2, मतलब एक्स का 0.2 हिस्सा। मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पास 150 लीटर है, उसमें से 20% हमारे पास एसिड है, तो अगर हमें 20% निकालना है तो कैसे करेंगे, 150 इंटू 20/100, ये 0.2 इंटू 150, सेम वही काम हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह x इंटू 0.2 हम करेंगे, 0.2 इंटू एक्स, तो ये प्योर एसिड आ गया इसमें, प्लस 0.5 इंटू वाई मतलब प्योर एसिड y में, और प्योर एसिड इन c में कितना होगा, ये होगा 0.4 इंटू 30, ठीक है ना। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 0.2x प्लस मतलब 0.2 की जगह हम अगर हर जगह 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये 10 पॉइंट हटेगा, ये आ जाएगा 10 मतलब 300, और ये 4 3 1200, ठीक है ना। तो हम यहाँ इक्वेशन सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, और इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 16। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आपस में हम माइनस कर देते हैं, तो अगर माइनस किया हमने तो ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 1140। तो यहाँ हम माइनस करते हैं, 4 2 6 मतलब 3 3 सा 9 2 24 और 3 8 सा 24 और 0, y इक्वल टू आ गया 380। मतलब बी एसिड हम 380 लीटर लेंगे, ठीक है ना। y जो एसिड होगा हमारे पास 380 लीटर लेंगे, और x कितना लेंगे ये इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई, सॉरी ये कुछ गलत आ रहा है हमारे पास, 2 मिनट, x प्लस वाई 30.2, और ये कितना था अपने पास, 30 था अपने पास ना। तो हम कर सकते हैं इसे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते अगर हम, तो ये आ जाएगा 2/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 4/10 इंटू 30। तो ये 10 आपस में कैंसिल हो गए, सॉरी यहाँ ये 0 जो हो गया ये मिस्टेक हो गई, ठीक है ना, सॉरी। तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 20 120 आना चाहिए था, मैंने 1200 रख दिया था, सॉरी। तो अब यहाँ करते हैं x प्लस वाई, 2x प्लस 2y इक्वल टू 60, सॉरी फिर से कर रहे हैं इसे। अगर हमने माइनस किया इसे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 60, और यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 20 लीटर्स, मतलब y 20 लीटर होगा, तो x कितना होगा 10 लीटर, क्योंकि 10 लीटर ये होगा और 20 लीटर ये होगा, तो टोटल कितना होगा 30 लीटर्स। तो ये था इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। तो अब करते हैं हम 14th क्वेश्चन, जो कि है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड शो दैट इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मतलब इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, और ये 4x प्लस 6y इक्वल टू 12।
अगर हम इस इक्वेशन में से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x + 3y = 6, जो कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा पता लग रहा है ये क्या होगा, क्या कहते हैं, एक पैरेलल इक्वेशन बनेगी, दोनों मतलब पैरेलल नहीं, सॉरी, ओवरलैपिंग इक्वेशन बनेगी, जिसकी वजह से इनफाइनाइटली मैनी इसका सोल्यूशन हो गया। तो इसको आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ये दो मतलब ये इक्वेशन दी हुई है 5x - 2y = 4 और 5x मतलब 3x + 4y = 10। इसे हमें ग्राफिकल मेथड से, सॉरी, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड आपको बताया था, ये आपको आपके लिए होमवर्क है और इसको आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।